चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को देखना सीख रहे थे हम। कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं टोटल? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो कौन कौन सी हैं जिनको एसआई वालों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है? मास, लेंथ, टाइम। पहली तीन क्या है? मास, लेंथ, टाइम। फिर टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास की यूनिट क्या है? मास की यूनिट क्या डिफाइन की है उन्होंने, जो यूज करनी है हमको? हाँ, किलोग्राम। लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। अभी इस चैप्टर में हमें सबसे ज़्यादा डील करना होगा मोल से, तो आज शुरू करेंगे वो। बट उससे पहले हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज को सीख रहे थे कल की क्लास में, जो हमें डील करनी है लगातार। मास एंड वेट की बात की थी हमने, वॉल्यूम की बात की थी, डेंसिटी की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी। टेम्परेचर में ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का आपस में कन्वर्जन, क्योंकि सवालों में क्या होगा, बहुत बार डेटा डिग्री सेल्सियस में आएगा, बट हमें इस यूनिट में यूज करना होगा केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर चेंज C इज इक्वल टू K माइनस 273। अगर डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पता लगाना है और केल्विन में पता है, तो यहाँ के केल्विन में वैल्यू डालेंगे तो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आएगी। जैसे 0 केल्विन इज माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस इज प्लस 273 केल्विन। आज की क्लास शुरू करेंगे विथ वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। वैसे हम प्रेशर को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे जब टाइम आएगा, फिजिक्स में, मेनली फिजिक्स में भी यूज होगी, बट क्योंकि अभी हमें इस चैप्टर के लिए भी ज़रूरत है इस फिजिकल क्वांटिटी की, तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं। वैसे मोस्ट प्रोबेबली प्रेशर आपने सुना होगा पहले, 8, 9, 10 क्लास में भी प्रेशर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? प्रेशर पढ़ा है। प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन टू अ सरफेस डिवाइडेड बाई एरिया ओवर विच दैट फोर्स इज स्प्रेड। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर कोई फोर्स लगाई जा रही है, कितने एरिया पे वो लगाई जा रही है, तो फोर्स को जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी? प्रेशर की। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम कुछ टाइम के बाद गैसेस में डील करने वाले हैं। गैसेस में डील करने वाले हैं हम कुछ टाइम के बाद। गैसेस की वॉल्यूम होती है, जो भी कंटेनर की वॉल्यूम होती है वही गैस एक्वायर कर लेता है, और गैस कंटेनर की दीवारों पे, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर की दीवारों पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। जैसे इस रूम में भी जो गैस है, इस रूम में जो एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं है, उसके मॉलिक्यूल्स लगातार मूव कर रहे हैं, और मूव करते हुए जो दीवारें हैं उनसे टकरा रहे हैं। तो जब वो दीवारों से टकरा रहे हैं तो दीवारों पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया से हमें मतलब है। इसलिए प्रेशर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कुछ टाइम के बाद हम गैसेस को डील करेंगे, तो तब हम प्रेशर एक इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी होगी हमारे लिए, जो कि गैसेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी। वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी है, और दूसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट होगी वो है प्रेशर, और फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट होगी वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात की थी हमने पिछली क्लास में, तो आज की क्लास शुरू करेंगे प्रेशर से। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की एसआई यूनिट बताएंगे बेटा मुझे? फोर्स की एसआई यूनिट पढ़ी है आपने पहले भी। फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो व्हाट विल बी द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दिस विल बी एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है,
इस यूनिट को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट को कुछ स्पेशल नाम दिए जाते हैं। जैसे फोर्स की यूनिट को न्यूटन नाम दिया जाता है। एनर्जी की यूनिट का नाम पता है आपको एसआई में? नहीं, आपने एनर्जी की यूनिट जूल, पावर की यूनिट वॉट, ये सारी यूनिट स्पेशल साइंटिस्ट के नाम पे हैं। उसी तरीके से प्रेशर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। जानते हैं बेटा ये नाम? पास्कल। क्या नाम है इसका? पास्कल। पीए से रिप्रेजेंट करेंगे बहुत बार हम, पीए लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल पी स्मॉल ए, पास्कल। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड पास्कल। लेकिन प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स हैं जो अलग अलग फील्ड्स में यूज होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस में यूज होती हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, डिटेल नहीं करा रहा हूं मैं अभी, डिटेल इसकी फिजिक्स में कराई जाएगी। जब फिजिक्स में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आएगा तब हम इसकी बहुत डिटेल करेंगे। अभी डिटेल नहीं करा रहा हूं, अभी केवल उतनी नॉलेज हम गेन कर रहे हैं जिससे हमारा अभी फिलहाल इस चैप्टर में काम चल जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल नहीं करा रहा हूं। तो प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं जो कि हमें आनी चाहिए और उनका इंटर कन्वर्जन करना आना चाहिए। इंटर कन्वर्जन का मतलब समझ रहे हैं? एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो जो प्रेशर की केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है वो है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम। ऐसा यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी की मल्टीपल यूनिट्स हो सकती हैं। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम जो यूज करेंगे वो पास्कल यूज करेंगे, लेकिन कुछ और यूनिट्स हैं जो पहले से यूज होती आ रही हैं। तो सवालों में क्या होता है कि उन यूनिट्स में डेटा दिया होता है, तो हमें बहुत बार क्या करना पड़ता है? यूनिट कन्वर्जन करना पड़ता है। तो जो फेमस यूनिट है केमिस्ट्री में, जो ज्यादा यूज होने वाली यूनिट है बेटा, वो है एटमॉस्फियर, 1 एटीएम। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे हम उसको? एटीएम। व्हाट इज 1 एटीएम? 1 एटीएम इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट सी लेवल। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का एटमॉस्फेयर गैसियस है। मेजर कंपोनेंट पता है बेटा आपको एयर के? क्या है मेजर कंपोनेंट्स एयर के? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बाकी सब छोटे छोटे हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन, बाकी सब बहुत कम अमाउंट में है। मेजर कंपोनेंट्स क्या है एयर के? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पता है आपको करीब 74% के आसपास नाइट्रोजन होती है, कुछ 23-24% के आसपास ऑक्सीजन होती है, और बाकी बहुत थोड़े थोड़े अमाउंट में बाकी गैसेस होती हैं, CO2 और हीलियम, हाइड्रोजन। तो एयर जितना प्रेशर एक्सर्ट करती है सी लेवल पे, उसको उस उतने प्रेशर को बोला जाता है 1 एटीएम प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटीएम प्रेशर का मीनिंग जरा नोट करेंगे बेटा। हाउ मच इज 1 एटीएम प्रेशर? हाउ मच इज 1 एटीएम प्रेशर? 1 atm pressure is pressure exerted by air at sea level on any object, किसी भी ऑब्जेक्ट जो सी लेवल पे रखी होगी। प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट सी लेवल। सी लेवल बोलना क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते रहते हैं ना, प्रेशर जो होता है वो कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। वो डिटेल हम फिजिक्स में फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे कैसे कम होता है, वो सब बातें करेंगे। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर एट सी लेवल इज 1 एटीएम प्रेशर। अब 1 एटीएम प्रेशर होता कितना है पास्कल में, ये याद रखना बहुत जरूरी है। 1 atm pressure is
1.0132 इंटू 10⁵ पास्कल। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, कन्वर्शन जब हमें करना होगा। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। बाकी सेकेंड प्लेस के बाद जो नंबर्स हैं सेकेंड डिजिट के बाद, डेसिमल के सेकेंड डिजिट के बाद, उनको याद रखने की जरूरत नहीं है। डेसिमल के सेकेंड डिजिट तक याद रखने की जरूरत है डेसिमल के बाद। तो 1 ATM प्रेशर कितना होता है पास्कल्स में? कितना होता है पास्कल में? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और कभी कभी हम कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको। ये सिंबल जानते हैं बेटा? ये सिंबल अप्रोक्सीमेट वैल्यू का है, तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा बेटा 10⁵ पास्कल, मतलब 1.01 को करीब करीब 1 लिख दे रहे हैं। तो 1 ATM प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है? 1 इंटू 10⁵ से थोड़ी बड़ी है। कितनी बड़ी? 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। और अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हम कभी कभी क्या ले लेंगे उसकी वैल्यू को? 10⁵ पास्कल। 10⁵ पास्कल का मतलब समझ रहे हैं? 10⁵ कितना होता है? 10⁵ होता है 1000, 10⁵ होता है 10,000, 10⁵ होता है 1 लाख। तो हवा सी लेवल पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है इमेजिन करिए थोड़ा सा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया का मतलब समझ रहे हैं? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एयर के पार्टिकल्स 1 लाख न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। कितनी? 1 लाख न्यूटन। हमारी बॉडी पर भी एयर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, हमारी बॉडी से भी एयर के पार्टिकल्स टकरा रहे हैं ना, तो आसपास की हवा हमारी बॉडी पे भी फोर्स लगा रही है। कितनी फोर्स लगा रही है हमारी बॉडी पे? करीब 10⁵। अगर मैं इसको देखूं 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझने के लिए एक यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूं बेटा। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये पता है आपको? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब हम 10 की पावर्स में बात करेंगे बेटा, ज्यादातर बार हम 10 की पावर्स में बात करेंगे। तो 1 मीटर होता है 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक हो गया? 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1 मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा बेटा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां ये मीटर स्क्वायर की जगह, जो डिनोमिनेटर में मीटर स्क्वायर है, मैं उसकी जगह कितना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं बेटा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूं ये। तो ये हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में 10⁵, डिनोमिनेटर में 10⁻⁴, दोनों मिलके कितने हो गए बेटा? 10। तो ये हो गया 10⁻1 हो गया ना। पावर हैंडल करनी आती है इतनी, नीचे से ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी पावर, तो 10⁵ - 4 तो 10⁻1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ये क्यों समझा रहा हूं, जरा इस बात को समझिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया, जैसे आपका गाल है 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एरिया है, उस पर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है आसपास की हवा? 10 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रही है आसपास की हवा। बट ये फोर्स हमें फील नहीं हो पा रही है। फील हो रही है क्या? क्यों फील नहीं हो रही है? अंदर से जो आपका ब्लड है वो भी आपकी स्किन पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में वैल्यू याद रखनी है बेटा। कितनी है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाउ मच? एग्जैक्ट वैल्यू पहले 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, और अप्रॉक्स वैल्यू कितनी? 10⁵ पास्कल। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि डेटा बहुत बार हमें एटमॉस्फेयर में दिया होगा और हमें ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कभी कभी नहीं भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जब करना पड़ेगा तब ये हमको याद रहना चाहिए। और केवल केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी यूज होगा ये यूनिट कन्वर्ट। अगली यूनिट है बार। 1 बार is exactly 10 की पावर 5 पास्कल। 1 bar is exactly 10 की पावर 5 पास्कल। 1 atmosphere, 1 atm is slightly greater than 10 की पावर 5 पास्कल, लेकिन 1 bar is exactly 10 की पावर 5 पास्कल। तो प्रेशर हवा के द्वारा जो एक्सर्ट हो रहा है सी लेवल पे, वो 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा है, 1 बार से थोड़ा सा ज्यादा है। फिर है एक यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, सेंटीमीटर ऑफ एचजी। अभी तक ये शायद आपने सुनी नहीं होगी, सुनी है क्या किसी ने? सेंटीमीटर ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ एचजी। होता क्या है, जब किसी बर्तन में कोई लिक्विड रखा जाता है, जैसे किसी बर्तन में आप मर्क्यूरी रख दें, मर्क्यूरी जानते हैं, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होता है, इसकी डेंसिटी काफी हाई होती है, हाई डेंसिटी का मेटल होता है वो, लेकिन लिक्विड स्टेट में होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, पता है मर्क्यूरी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे एकमात्र मेटल है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, बाकी सब मेटल नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, ये सब मेटल्स बाकी सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहता है। देखा है कभी मर्क्यूरी रियल लाइफ में? आपने देखा है कभी? नहीं देखा मर्क्यूरी? अगर मैं एक बर्तन लूं और उसमें मर्क्यूरी डालूं तो मर्क्यूरी की हाइट गेन होगी उस बर्तन में, तो जितना मर्क्यूरी के अंदर जाएंगे प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। पानी में भी ऐसा होता है, पानी एक बर्तन में आप भरेंगे, या स्विमिंग पूल में है या नदी में पानी है या समुद्र में पानी है, आप जितना उसके अंदर जाते जाएंगे प्रेशर जो होता जाएगा वो बढ़ता जाएगा। प्रेशर मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आप पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे पर यूनिट एरिया। जैसे डीप सी डाइवर्स होते हैं, जब वो जितना अंदर जाते हैं पानी में उतना ज्यादा आसपास का पानी उन पर फोर्स एक्सर्ट करने लगता है, अगर वो बहुत ज्यादा नीचे चले गए तो क्रश हो सकते हैं। तो सेंटीमीटर ऑफ एचजी का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी में आप गए तो कितने से प्रेशर इंक्रीज हो गया, तो 1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इज दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर। तो एक एटीएम 1 एटीएम कितना होता है, कितने सेंटीमीटर ऑफ एचजी में आप जाएं कि 1 एटीएम का प्रेशर डिफरेंस आ जाए, तो कितने सेंटीमीटर ऑफ एचजी में जाना होता है हमको? करीब 76 सेंटीमीटर। ज्यादा डिटेल में फिर से बोल रहा हूं, बाद में जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इज इक्वल टू बेटा 1 एटीएम। या 7 अब सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर, पता है ना स्केल में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगा यहाँ पर। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी या 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी इज इक्वल टू 1 एटीएम। तो कभी कभी डेटा सेंटीमीटर ऑफ एचजी या मिलीमीटर ऑफ एचजी में दिया होगा तो हमें उसे एटीएम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। एटीएम हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट होगी प्रेशर की, फिजिक्स में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, बट कभी कभी केमिस्ट्री में भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको, पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगली यूनिट है टॉर। 1 टॉर इज नथिंग बट 1 mm ऑफ एचजी। इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, कभी सवाल में आ गया, थोड़ा उसको मुश्किल बनाना हो सवाल तो दे सकता है। 1 टॉर इज नथिंग बट 1 mm ऑफ एचजी। तो 1 एटीएम कितने टॉर हो जाएगा बेटा? 1 एटीएम कितने टॉर हो जाएगा भाई? 1 mm ऑफ एचजी इज 1 टॉर, तो 1 एटीएम इज 760 mm ऑफ एचजी। तो 1 एटीएम विल बी हाउ मेनी टॉर? 760 टॉर। इट विल बी 760 टॉर। टॉर जो ये यूनिट है वो भी साइंटिस्ट के नाम पे है, उनका नाम था टॉरिसेली। उन्होंने पहला बैरोमीटर बनाया था,
बैरोमीटर जानते हैं? बैरोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। कैसे काम करता है वो हम सीखेंगे बाद में। बट टॉरिसेली के नाम पे ये यूनिट का नाम है। 1 टॉर इज 760, सॉरी 1 टॉर इज 1 mm of Hg, तो 1 ATM इज 760 टॉर। किलो, कल हम प्रीफिक्सेस की बात कर रहे थे, प्रीफिक्सेस की बात कर रहे थे बेटा। किलो प्रीफिक्स कितनी पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 की पावर 3। तो 1 किलो पास्कल इज हाउ मेनी पास्कल? 1000 पास्कल। 1 किलो पास्कल इज 1000 पास्कल। 1 किलो एटीएम, एटीएम के आगे भी किलो लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल लगा सकता हूं। 1 किलो एटीएम का मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 एटीएम, 1000 एटीएम। तो ये यूनिट्स हैं प्रेशर की जिनसे हमें फेमिलियरिटी होनी चाहिए। हम 1-2 क्लास के बाद इनको यूज करना शुरू करेंगे, ये यूनिट्स को यूज करना शुरू करेंगे जब न्यूमेरिकल्स में एंटर करेंगे। तो कौन कौन सी यूनिट, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूनिट कौन सी होगी बेटा प्रेशर की? एटीएम। वहीं एसआई यूनिट क्या है प्रेशर की? पास्कल। रिलेशन क्या है एटीएम और पास्कल में? एक एग्जैक्ट वाला रिलेशन है और एक अप्रॉक्स वाला रिलेशन है। एग्जैक्ट वाला क्या रिलेशन है? 1 ATM इज 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। एंड अप्रॉक्स वाला क्या रिलेशन है बेटा? 1 ATM इज 10 की पावर 5 पास्कल अप्रॉक्सीमेट। बाकी टेम्परेचर की बात हमने कल की क्लास में की थी, प्रेशर की बात कल की क्लास में की थी बेटा, बस वो टेबल में बताने के लिए बनाया है, क्योंकि ये 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली है। कौन सी 3? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, क्योंकि हम कुछ टाइम के बाद गैसेस में डील करने वाले हैं और ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज गैसेस को डिफाइन करेंगी। कैसे डिफाइन करेंगी? मतलब भाई किसी भी चीज की को डिफाइन करने के लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे आपको डिफाइन करने के लिए आपकी हाइट है, आपका मास है ना भाई, आपकी हाइट की कुछ वैल्यू होगी, आपकी मास की कुछ वैल्यू होगी, आपकी विड्थ की कुछ वैल्यू होगी। ऐसे ही गैसेस को डिफाइन करने के लिए जो 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज यूज होंगी, जो 3 फिजिकल क्वांटिटीज यूज होंगी, वो क्या होगी? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। टेम्परेचर की यूनिट्स में कन्वर्जन क्लियर है बेटा? 2 यूनिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। इनमें से कौन सी वाली यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट है? केल्विन। और एसआई यूनिट भी केल्विन ही है। बट डे टू डे लाइफ में कौन सी यूनिट बहुत ज्यादा यूज की जाती है टेम्परेचर की? डिग्री सेल्सियस ज्यादा यूज की जाती है। जब आप टेम्परेचर की रीडिंग भी देखते होंगे टीवी वगैरह पे आती है, तो किस किस यूनिट में आती है बेटा? कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था, या मिनिमम टेम्परेचर आज का 20 डिग्री सेल्सियस था, तो डिग्री सेल्सियस में देते हैं डे टू डे लाइफ में। तो हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और उसके लिए कन्वर्जन क्या है बेटा? टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इज केल्विन इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। एक बात का ध्यान रखेंगे, केल्विन में कभी टेम्परेचर नेगेटिव नहीं हो सकता, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर नेगेटिव हो सकता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आना चाहिए। फ़ारेनहाइट ज्यादा यूज नहीं होगा, फ़ारेनहाइट ज्यादा यूज नहीं होगा हमारी पढ़ाई में। एंड फाइनली आते हैं वॉल्यूम पे। तो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की 2 यूनिट्स हैं बेटा जिनमें इंटर कन्वर्जन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक एसआई यूनिट है और एक डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी बेटा वॉल्यूम की? मीटर क्यूब। वॉल्यूम होती है लेंथ इंटू लेंथ ना। एक लंबाई की यूनिट मीटर, दूसरी लंबाई की यूनिट भी मीटर, तीसरी लंबाई की यूनिट भी मीटर। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाती है बेटा? मीटर क्यूब। लेकिन डे टू डे लाइफ में जो वॉल्यूम की यूनिट हम यूज करते हैं वो मीटर क्यूब यूज नहीं करते हैं। कौन सी यूनिट यूज करते हैं बेटा डे टू डे लाइफ में? लीटर। सुना है आपने? ये दूध खरीदते हैं या पानी भरते हैं तो किस यूनिट में? लीटर या मिलीलीटर। ये 2 यूनिट है। मिली, फिर से प्रीफिक्स आया लीटर से पहले। मिली प्रीफिक्स कितनी पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 की पावर -3। मिलीलीटर छोटा होगा ना लीटर से, कितना छोटा होगा? 1000 गुना छोटा होगा। तो 2 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं बेटा, वैसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं
जब फिजिक्स में टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस को। वैसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं, मिली और किलो। किलो कितनी पावर को रिप्रेजेंट करता है बेटा? 10 की पावर 3, और मिली 10 की पावर -3। तो जरा वॉल्यूम को देखें, तो 1 लीटर की वॉल्यूम विल बी हाउ मेनी मिलीलीटर की वॉल्यूम? 1000। भाई कौन सी छोटी यूनिट है लीटर और मिलीलीटर में? मिलीलीटर छोटी है, तो नंबर बढ़ जाएगा, नंबर बड़ा हो जाएगा। यूनिट अगर छोटी हो जाएगी तो नंबर क्या हो जाएगा? उसी रेशियो में बड़ा हो जाएगा। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा? 1 लीटर दूध में कितने ml दूध है? 1000 ml दूध है। मीटर क्यूब का लीटर में कन्वर्जन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का एक क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। इमेजिन कर सकते हैं 1 मीटर लेंथ बाई 1 मीटर लेंथ बाई 1 मीटर लेंथ का एक क्यूब इमेजिन कर सकते हैं। उस क्यूब में अगर आप पानी भरेंगे तो कितने लीटर पानी आएगा उस क्यूब में? 1000 लीटर। 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर, कितना कितना आएगा उसमें? 1000 लीटर पानी आएगा। अगर एक टैंक है हमारे पास, उस क्यूब शेप में 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का क्यूब है, तो उसमें पानी भरेंगे तो कितने लीटर पानी आएगा? 1000 लीटर, 10 की पावर 3 लीटर। ये याद रखना है, ये हमेशा के लिए याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। एक दूसरी यूनिट होती है सीसी, वॉल्यूम की एक यूनिट होती है सीसी, शॉर्ट फॉर्म में सीसी बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है बेटा सीसी का? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या 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 शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है? क्यूबिक सेंटीमीटर, जानते हैं? तो मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में रिलेशन हम जरा देखने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। यूनिट्स का खेल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं बेटा। 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर? 10,000, 10 की पावर 4। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब? 10 की पावर 6, क्योंकि क्यूब क्यूब रेस कर रहे हैं ना हम, यहाँ टू दी पावर 3 रेस कर रहे हैं, तो 10 की पावर 2 की पावर 3 रेस करेंगे। पता है a रेस टू दी पावर x रेस टू दी पावर y विल बी a इंटू एक्स वाई। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो जरा ध्यान से देखेंगे जो यहाँ करने जा रहा हूं मैं। 1 मीटर क्यूब की जगह कितने सेंटीमीटर क्यूब लिख सकता हूं? 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1000 लीटर। 1000 लीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बेटा? 1000। तो 1000 इंटू लीटर को 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूं। 1 लीटर को कितने मिलीलीटर लिख सकता हूं? 1000 मिलीलीटर। तो ये आ गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। और आरएचएस में कितनी पावर आ गई बेटा? 10 की 6। आरएचएस में भी 10 की पावर 6 आ गया, तो 10 की पावर 6 मिलीलीटर। तो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कैंसिल हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिर से यूनिट कन्वर्जन आया, हमेशा के लिए याद रखना है। सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक्चुअली एग्जैक्टली सेम होते हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं बेटा? 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर का एक क्यूब इमेजिन करें, तो उस क्यूब की वॉल्यूम कितने मिलीलीटर होती है? 1 मिलीलीटर। क्लियर है? 1 मिलीलीटर इज 1 सीसी। बाकी
डेसीमीटर क्यूब वगैरह हमें जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो यूनिट कन्वर्जन हमें आना चाहिए, 2 यूनिट कन्वर्जन वॉल्यूम में इंपॉर्टेंट है, 2 यूनिट्स के बीच के रिलेशन, एक लीटर और मीटर क्यूब के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन है बेटा लीटर और मीटर क्यूब के बीच का? 1 मीटर क्यूब इज हाउ मेनी लीटर? 1000 लीटर। और दूसरा क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीलीटर के बीच का रिलेशन। क्या रिलेशन है दोनों में? इक्वल होते हैं। 1 मिलीलीटर इज 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर है? याद रहेंगे तीनों फिजिकल क्वांटिटीज। कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं बेटा तीनों जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी? क्या क्या नाम है इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज के? प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। और क्यों पढ़ने जा रहे हैं हम इनको, समझ रहे हैं? क्योंकि हम गैसेस को पढ़ने वाले हैं अब थोड़ी देर। गैसेस के लिए तीनों फिजिकल क्वांटिटीज गैसेस को डिफाइन करेंगी। गैस का कुछ प्रेशर होगा, गैस की कुछ वॉल्यूम होगी और गैस का कुछ टेम्परेचर होगा। तो इन तीनों की मदद से हम गैस को डिफाइन करेंगे। पढ़ो आगे। चलिए आज शुरू कर रहे हैं एक्चुअल केमिस्ट्री। तो अभी तक जो बातें चल रही थी वो फिजिक्स से रिलेटेड बातें थी, अब हम शुरू कर रहे हैं एक्चुअल केमिस्ट्री। अच्छा, आप अगर एनसीईआरटी चैप्टर 1 खोल के पढ़ेंगे बेटा, शुरुआत के 5-6 पेज तो कहानी है, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो फिजिक्स है, ठीक है, वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, वो फिजिक्स में आएगा वो टॉपिक, ठीक है, 2-2 बार पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो फिजिक्स में आता ही है सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आता है, साइंटिफिक नोटेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो हम फिजिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बट अभी इस चैप्टर में नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि उसको फिजिक्स में हमें पढ़ना ही है, तो 2-2 बार पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना, एक ही बार अच्छे से पढ़ेंगे उसको। बट उसके बिना भी अभी हमारा काम चल जाएगा, के बिना हम अपना काम चलाएंगे। तो केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, एनसीईआरटी है नहीं आप लोगों के पास? एनसीईआरटी नहीं है तो खरीदिए, एक ही बुक खरीदने को बोल रहा हूँ केवल। कौन सी बुक खरीदनी है? जरूर एनसीईआरटी, बाकी कोई बुक नहीं खरीदेंगे चलेगा, लेकिन एक बुक खरीदनी है हार्ड कॉपी में, हार्ड कॉपी में खरीदिए, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। सॉफ्ट कॉपी तो इंटरनेट पे मिल जाती है, हार्ड कॉपी में केमिस्ट्री के लिए एक ही सेट ऑफ बुक्स खरीदनी है। कौन सी? एनसीईआरटी। टोटल 4 किताबें होंगी 2 साल में, 11th पार्ट 1, 11th पार्ट 2 और 12th पार्ट 1, 12th पार्ट 2। ये हमारी बेसिक थियरी की किताब होंगी ना, तो इसलिए वो हार्ड कॉपी में होनी चाहिए आपके पास। बाकी कोई बड़ी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है, महंगी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है बेटा, जितना स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा वो मोर देन इनफ होगा थियरी के लिए। लेकिन जो हमारी बेस थियरी है वो हम कहाँ से पिक करेंगे? बार बार एनसीईआरटी से। केमिस्ट्री में बाकी तीनों सब्जेक्ट से मुकाबले केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, बाकियों में भी है लेकिन केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा है, मैथ्स और फिजिक्स के मुकाबले केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज्यादातर चैप्टर्स बेटा थियोरेटिकल है ना, और थियोरेटिकल बेस हमें एनसीईआरटी से ही बिल्ड करना होगा, वो हमारा थियोरेटिकल फाउंडेशन होगा, इसलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ही किताब खरीदने को बोल रहा हूँ एनसीईआरटी, और केमिस्ट्री के लिए और कोई किताब नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा। तो आज हम रियल केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री की कहानी शुरू होती है एंटोइन लेवोसाइड से, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। तो इससे पहले की जो केमिस्ट्री थी, एंटोइन के पहले की जो केमिस्ट्री थी वो उतनी खास नहीं थी, इसलिए उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन लेवोसाइड ने जो काम शुरू किया, बाकी साइंटिस्ट ने उसको आगे बढ़ाया, स्टार्ट किया लेवोसाइड ने, और लेवोसाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो था ऑक्सीजन की डिस्कवरी। ऑक्सीजन डिस्कवर की, पहले नहीं पता था हमको कि एयर में ऑक्सीजन होती है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो हमारे लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, उसी से फिर ब्लड में सर्कुलेट होती है। ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ना हमारे लाइफ के लिए। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है लेवोसाइड को, और साथ में जो पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, टोटल 5 लॉज देखेंगे बेटा, ऐसे 6 हैं बट उसमें से 5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
टोटल 5 लॉज देखेंगे ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। टोटल कितने देखने वाले हैं? 5 हैं, 6, बट 5 की बात करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में 5 ही दिए हैं, टोटल 6 हैं। तो लेवोसायर ने स्टडी शुरू की बेटा केमिस्ट्री की, और इसलिए उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है। 1743 से 1794 तक थे वो, 1700 मिड से 1700 एंड में। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में, फ्रेंच रेवोल्यूशन जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था लेवोसायर का, बट साथ में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट भी थे। और चीजें जलती कैसे हैं? कंबशन, कंबशन समझते हैं? कंबशन जब होता है चीजों का, आग लगाते हैं जब चीजों में, तो एक्चुअली होता क्या है, जो भी उसका मटेरियल है उस ऑब्जेक्ट का, जब आग लगती है उसमें तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये पता है आपको? जैसे कार्बन को आप जला रहे हैं तो कार्बन किसके साथ रिएक्ट करती है? ऑक्सीजन के साथ। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग ही नहीं लगेगी, ऑक्सीजन नेसेसरी होती है आग लगने के लिए। तो ये सबसे पहले पता किया किसने? एंटोइन लेवोसायर ने। तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है उनको, एंड कंबशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करने का क्रेडिट भी जाता है। तो डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोसेस ऑफ कंबशन, प्रोसेस ऑफ कंबशन, इन दोनों का क्रेडिट जाता है एंटोइन लेवोसायर को। और फ्रेंच थे, फ्रांस के थे। और जो हमारे लिए जो अगला इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लेवोसायर ने एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके उन्हें पता चला कि जब एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ रिएक्ट करता है और कोई तीसरा मटेरियल या चौथा मटेरियल बनाता है, जो इनिशियल मटेरियल है उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो फाइनल मटेरियल्स हैं उनको बोलेंगे प्रोडक्ट। ये बहुत कॉमन वर्ड्स यूज होंगे हमारी केमिस्ट्री में, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना शुरू किया बेटा सबसे पहले लेवोसायर ने। और क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने, कंबशन के, ऑक्सीजन की डिस्कवरी के, इसके अलावा भी एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। वो एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल में नहीं जा रहे हम क्या किया उन्होंने, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स कैसे चलती है? कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, उन ऑब्जर्वेशन से कुछ इन्फ्रेंस निकाला जाता है, और उन इन्फ्रेंस से कुछ लॉ निकाला जाता है या थियरी निकाली जाती है। तो लेवोसायर ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उन एक्सपेरिमेंट से कुछ ऑब्जर्वेशंस से कुछ इन्फ्रेंस निकले, कुछ रिजल्ट्स निकले उसके, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पे उन्होंने अपना लॉ दिया। तो पहला लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो क्या दिखा लेवोसायर को? लेवोसायर को दिखा कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का होता है। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान मास का ना लॉस होता है ना मास का गेन होता है। कि भाई अगर ए सब्सटेंस बी सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट करके सी सब्सटेंस प्लस डी सब्सटेंस बना रहा है, एक सिंगल भी बना सकता था, दो भी बना सकता था, तीन भी बना सकता है कुछ कुछ रिएक्शंस में, और जरूरी नहीं है कि दो ही रिएक्टेंट हो, 3-4 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। बट जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का, अकेले ए का और अकेले बी का नहीं, ए का मास प्लस बी का मास, Ma प्लस Mb इज इक्वल टू Mc प्लस Md। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये हमारे लिए, अभी हमको बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी,
लेकिन जब ये डिस्कवरी हुई थी बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत बहुत रेवोल्यूशनरी बात थी कि मास गायब नहीं होता है केमिकल रिएक्शन में, मास कंजर्व्ड रहता है। मटेरियल चेंज हो गया, ए मटेरियल था, बी मटेरियल था, अब नए मटेरियल क्या बन गए, सी और डी, लेकिन क्या चेंज नहीं होगा। तो लॉ का, पहले लॉ का क्या नाम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और किसने दिया था, एंटोइन लेवोसाइड इन 1789। पढ़ो आगे। दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये दिया था प्राउस्ट ने, तो जोसेफ लुई प्राउस्ट ने ये लॉ दिया था ऑलमोस्ट उसी टाइम के आसपास जिस टाइम लेवोसाइड ने दिया था। तो लेवोसाइड ने 1789 में दिया था और इन्होंने उसके कुछ ही टाइम के बाद ये दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो क्या बोलता है ये लॉ, ये लॉ एक सिंपल सी बात बोलता है। फिर से प्राउस्ट ने क्या किया, प्राउस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किए, वो भी केमिस्ट थे लेवोसाइड की तरह। प्राउस्ट जैसे लेवोसाइड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्राउस्ट ने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट से उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नजर आई। उन्होंने ये देखा कि अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से सेम प्रोडक्ट निकालता हूं, सेम प्रोडक्ट निकालता हूं, जैसे बर्निंग ऑफ कोल से, बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कोल क्या होता है, कार्बन होता है, और बर्निंग जब होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये लेवोसाइड ने पता लगाया था। तो कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जलाया जाता है, तो बनती है CO2। लेकिन CO2 मिलने के और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीकों से CO2 बन सकती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलती है। सिमिलरली और भी रिएक्शन हो सकती हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से जब रिएक्ट कराया जाता है तब भी CO2 मिलती है। तो अलग अलग तरीकों से सेम प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे यहां 3 रिएक्शन दिखाई मैंने आपको, तीनों रिएक्शंस में CO2 मिल रही है। तो उन्हें क्या दिखा कि रेशियो इन विच 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स ऑफ द कंपाउंड। मतलब कोई कंपाउंड अगर अलग अलग तरीकों से बन रहा है, एक तरीके से वो कंपाउंड बना, फिर दूसरे तरीके से वही कंपाउंड बना, फिर तीसरे तरीके से वही कंपाउंड बना, अलग अलग तरीकों से भले ही बन रहा हो, लेकिन उसमें उस कंपाउंड के बनने में जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके मास का रेशियो सेम रहता है। तो CO2 इस रिएक्शन से मिले, CO2 इस रिएक्शन से मिले, या CO2 इस रिएक्शन से मिले, CO2 में कार्बन का मास डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मास हर केस में सेम रहेगा। डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब समझते हैं, प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो चीजों का रेशियो। तो यहां किस प्रोपोर्शन की बात हो रही है, किस रेशियो की बात हो रही है, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन। CO2 में वो हमेशा 3:8 रहेगा। एक्सपेरिमेंट से ये उन्हें दिखा कि CO2 कैसे भी मिले, हमेशा मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन CO2 का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और वो कितना निकल के आया, 3:8। समझ रहे हैं? पढ़ो आगे। दूसरा लॉ, क्या नाम है बेटा इस लॉ का, दूसरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये दिया था जॉन डाल्टन ने, जिन्होंने बाद में जाके एटॉमिक थियरी भी दी, वो भी हम पढ़ेंगे, डाल्टन एटॉमिक थियरी। तो जॉन डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था 1803 में, और कुछ 1810 के आसपास में उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थियरी दी थी। तो जॉन डाल्टन ने भी चीजों को स्टडी किया, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया। तो क्या दिखाई दिया उन्हें,
उन्हें दिखाई दिया कि अगर दो रिएक्टेंट्स, मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूं ध्यान से सुनेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, जो इससे पहले वाला था प्रोडक्ट की बात हो रही थी ना, CO2 प्रोडक्ट था, वहां पे अलग अलग तरीकों से CO2 मिल रहा था, तो क्या कांस्टेंट था वहां? जो प्रोडक्ट था मेरा CO2, उसमें जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनके मास का रेशियो कांस्टेंट था, डेफिनेट प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने रिएक्टेंट्स की बात की कि अगर दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होके अलग अलग प्रोडक्ट दे रहे हैं, दे सकते हैं, सेम रिएक्टेंट्स कंबाइन होके अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट दे सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर दे सकती है, लेकिन किसी दूसरी कंडीशंस में इनको कंबाइन किया जाएगा तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी दे सकती है। अगर मैं केमिकल फॉर्मूले की बात करूं तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है, तब तक ये पता नहीं था बेटा कुछ भी, तो बाद में जाके पता चला, वाटर का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O भी बना सकते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O2 भी बना सकते हैं अलग अलग कंडीशंस में। तो सेम रिएक्टेंट्स मिलके डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इन रिएक्शंस में जब उन्होंने ऑब्जर्व किया इन रिएक्शंस को, तो उन्हें नजर आया कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then the ratio of masses of one element that combined with the fixed mass of other element in the two compounds is a simple whole number ratio। जैसे जब वाटर बनता है तो 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिला के 18 ग्राम वाटर बनाएगी। ये तो मास कंजर्वेशन हो गया, पहला लॉ लेवोसायर का जो था। बट 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाती है। तो हाइड्रोजन का मास सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का मास अलग अलग है दोनों रिएक्शंस में। तो इन दोनों का रेशियो क्या है? जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है दो अलग अलग सिचुएशंस में विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इनका रेशियो 16:32। 16:32 मतलब 1:2। समझ रहे हैं? तीसरा लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, किसने दिया है? जॉन डाल्टन ने। क्या बोलता है? मल्टीपल वर्ड का मतलब क्या है यहाँ? मल्टीपल वर्ड का मतलब है मल्टीपल रिएक्शंस में, मल्टीपल रिएक्शंस में अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, उसमें से एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है, तो दूसरे एलिमेंट का मास सिंपल रेशियो में होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम वाटर बनाएगी। वहीं 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 34 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रही है। तो हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, तो ऑक्सीजन का मास यहां 16 था तो यहां 32 है, यहां 16 था तो यहां 32 है। देख रहे हैं? डबल हो गया, मतलब 1.5 गुना नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? या 1.4 टाइम्स नहीं हो सकता, या 1.7 टाइम्स नहीं हो सकता, या 2.3 टाइम्स नहीं हो सकता। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन मिल रही है, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 20 ग्राम ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ फिर 32 ग्राम ही मिल सकती, उसका डबल मिल सकती है या उसका ट्रिपल मिल सकती है। समझ रहे हैं? सिंपल होल नंबर रेशियो। क्लियर है? तीसरा लॉ क्या है? लॉ का नाम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किया किसने था? जॉन डाल्टन। अगला लॉ ये एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, नॉट इन एनसीईआरटी, नॉट इन एनसीईआरटी, इसलिए इस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करूंगा मैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है ये, बट एक्चुअली में है, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो हम ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करेंगे इस पर। तो नाम है लॉ का लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसमें क्या किया, रिक्टर ने ये लॉ दिया था, तो उन्होंने when 3 elements combine with each other in combination of 2 and form
3 compounds, then the ratio of masses of 2 elements combining with fixed mass of third and the ratio in which they combine with each other bear a simple whole number ratio. जैसे कि वो बोल रहे हैं 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन. मीथेन एक्चुअली CH4 होती है. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4. तो वो बोल रहे हैं 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म मीथेन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर H2O. ठीक है. हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है दोनों रिएक्शंस में. कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है बेटा? 3:8 दिख रहा है यहां. तो उन्होंने बोला कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, तो जो रेशियो वहां है उनके मास का, वही रेशियो यहां पर भी रहेगा. मतलब 3 ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके 11 ग्राम CO2 देगी. खैर इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, तो केवल पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है. और अगला है, वैसे 5वां है बट हमारे लिए चौथा ही होगा क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाले को हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं. तो गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो गे-लुसाक ने भी एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए बेटा गैसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किए. तो उन्हें बड़ी इंपॉर्टेंट बात दिखाई दी. तो गे-लुसाक ने 1808 में ये लॉ दिया. तो he observed that when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in simple ratio by volume, provided all the gases are at same temperature and pressure. बेटा इससे पहले के जो सारे लॉस थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, उन सब में मासेस की बात हो रही थी वहां. मास के रेशियो की बात हो रही थी. अब किसकी बात हो रही है बेटा? वॉल्यूम. तो गे-लुसाक ने वॉल्यूम के बारे में बात की. तो क्या दिखा उन्हें कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन when combined with 1 volume of oxygen, then we get 2 volume of H2O. Steam is H2O in gaseous form. So 2 volume of hydrogen combined with 1 volume of oxygen to give 2 volume of H2O. एक्चुअली हो क्या रहा है उस वक्त पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है हो क्या रहा है यहाँ. रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन विल गिव H2O, लेकिन हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन के 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन होके H2O के कितने वॉल्यूम देगा? 2 वॉल्यूम. समझ रहे हैं? तो गे-लुसाक ने ये लॉ दिया 1808 में. हमारा चौथा लॉ, नाम क्या है बेटा इस लॉ का? लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. एंड फाइनली 1811 में अवोगाद्रो ने लॉ दिया, उन्होंने लिंक किया. एक्चुअली अवोगाद्रो ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, बाकी सब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे. लेवोसायर, प्राउस्ट, डाल्टन और अभी कौन थे? गे-लुसाक. इन सब ने एक्सपेरिमेंट किए थे. अवोगाद्रो ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए. उन्होंने इन चीजों को लिंक किया आपस में. जो ये पहले के 4 लॉ हैं उन चारों को लिंक किया और उन्होंने ये बोला, अवोगाद्रो को क्रेडिट जाता है
सबसे पहले एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने के लिए। फिर उनके काम को फिर जॉन डाल्टन, जिन्होंने तीसरा लॉ दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन का, उन्होंने फिर अवोगाद्रो के काम को आगे बढ़ा के अपनी डाल्टन एटॉमिक थियरी दी। लेकिन क्रेडिट सबसे पहले एटम या मॉलिक्यूल की बात करने का क्रेडिट जाता है अवोगाद्रो। फिर उन्हीं के ऑनर में बाद में अवोगाद्रो नंबर रखा गया। क्या होता है अवोगाद्रो नंबर हम सीखेंगे। तो अवोगाद्रो ने क्या बोला? अवोगाद्रो ने बोला कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये बात उन्होंने कैसे बोली? उन्होंने ये बात, ये जो गे-लुसाक का गैसियस वॉल्यूम है और इससे पहले के जो 3 लॉज हैं, उन सबको एक साथ कंबाइन करके बात बोली कि भाई हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम के साथ कंबाइन कर रहा है, ठीक है? तो हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम में नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की 1 वॉल्यूम के नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से डबल होने चाहिए। एक तरीके से उन्होंने बोला कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। गैसियस फेज में जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी गैस की एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर सेम होना चाहिए, वो गैस कोई भी हो, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की सेम प्रेशर टेम्परेचर पे दोनों गैसेस हैं, तो हाइड्रोजन की डबल वॉल्यूम है ऑक्सीजन के मुकाबले, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल होनी चाहिए ऑक्सीजन के मुकाबले। तो उन्होंने लिंक किया गे-लुसाक गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ था उसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिंक किया। क्लियर है? तो टोटल 5 लॉज हम देखेंगे बेटा, केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 लॉज। पहला कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। चौथा है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और पांचवा है अवोगाद्रोस। ठीक है, टोटल 5 लॉ। वो रिक्टर वाला हम नहीं याद रखेंगे, रिक्टर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बीच में था ना रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन वाला। तो इनको याद रखने के लिए मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इन 5 लॉस को याद रखने के लिए। निमोनिक केमिस्ट्री की स्टडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बेटा, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है हमको और एक सीक्वेंस में याद रखनी पड़ती है। जैसे ये 5 लॉ एक सीक्वेंस में आए हैं ना, पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया, फिर उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आया, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आया, फिर उसके बाद गे-लुसाक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम आया और फाइनली अवोगाद्रोस लॉ आया। इसी ऑर्डर में आए हैं ये लॉ, तो इस ऑर्डर में भी याद रखना है हमको। तो उसके लिए मैं एक निमोनिक दे रहा हूं। निमोनिक पहले भी देखे हैं बेटा हमने, पीरियोडिक टेबल के लिए देखे थे, बाद में भी देखते रहेंगे। तो इसके लिए मैं एक निमोनिक दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इसको। सीएम ने टीपी दिखाई एमपी को जीवी अवोगाद्रो की। एक निमोनिक दे रहा हूं मैं। पीएम ने डीपी जानते हैं? पीएम चीफ मिनिस्टर, डीपी डिस्प्ले फोटो होती है ना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे डिस्प्ले फोटो। पीएम ने डीपी दिखाई, किसको दिखाई? एमपी को। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जानते हैं? पीएम ने डीपी दिखाई एमपी को। किसकी डीपी दिखाई? जीवी अवोगाद्रो, गैसियस वॉल्यूम अवोगाद्रो की डीपी दिखाई। अवोगाद्रो की शक्ल भी वैसे ही गैस की तरह ही लग रही है ना, नहीं लग रही गैस की तरह अवोगाद्रो की शक्ल? तो पीएम ने डीपी दिखाई किसको? एमपी को। किसकी दिखाई? जीवी अवोगाद्रो। पीएम स्टैंड्स फॉर
law of conservation of mass. dp stands for law of definite proportion. mp stands for law of multiple proportion. gv stands for law of gaseous volume and Avogadro's. इसी ऑर्डर में याद रखना है. फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, chemical combination. Second law of chemical composition, combination. Third law of chemical combination. Fourth law of chemical combination and fifth law of chemical combination. ये आपको ऑर्डर भी याद रखने में मदद करेगा और सबके नाम याद रखने में मदद करेगा, ये नहीं मानो. ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा बेटा. पांचों लॉ और सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में याद रखने हैं. टीएम ने डीपी दिखाई एमपी को, इसकी डीपी दिखाई जीवी एवोगैड्रो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो. किसने किसने दिया था ये भी याद रख सकते हैं तो अच्छा रहेगा. ये किसने दिया था? लेवोसायर. ये किसने दिया था? प्राउस्ट. ये किसने दिया? डाल्टन. ये किसने दिया? ये-लुसैक और अवोगैड्रो. तो अवोगैड्रो को क्रेडिट जाता है बेटा सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने, मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स के बारे में बात करने. और फिर इन्हीं के काम को जिन्होंने ये तीसरा वाला दिया था मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ, जॉन डाल्टन, उन्होंने इन सब के काम को कंबाइन करके दिया डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. तो उससे पहले डाल्टन एटॉमिक थियरी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. उससे पहले ये कुछ सिंपल से सवाल हैं, इनको कर लेते हैं. तो पहला सवाल है बेटा आज का, 5.9 ग्राम सैंपल ऑफ सोडियम कार्बोनेट. हो सकता है आपको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ना आता हो, कोई बात नहीं, अभी सीखेंगे हम धीरे धीरे, सब केमिकल फॉर्मूले सीखेंगे धीरे धीरे. बट अभी बात है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. उनको भी नहीं आता था, लेवोसायर, प्राउस को भी कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं पता थे, केमिकल फॉर्मूले. तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कितना है? 15.9 ग्राम is added to a solution of acetic acid weighing 20 gram. The two substances react, releasing carbon dioxide gas to atmosphere. After reaction, plus कुछ और भी होगा, केवल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगी, कुछ और भी निकलेगा साथ में. बोल रहा है आफ्टर रिएक्शन कंटेंट ऑफ रिएक्शन वेसल पे 29.3 ग्राम. तो रिएक्शन होने के बाद ये प्रोडक्ट बने, भाई ये दोनों कंप्लीटली रिएक्ट हो गए और उसके बाद प्रोडक्ट बने, तो कितना मास आया? जिस वेसल में रिएक्शन हो रही है का मास कितना आया आफ्टर रिएक्शन? कितना आया? 29.3 ग्राम. What is the mass of carbon dioxide given off during the reaction? कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है वो पूछ रहा है. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर देखें, इन दोनों का मिला के मास कितना था बेटा? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी क्योंकि गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी. बचेगा केवल जो भी एक्स है वो केवल बचेगा. तो ये जो मास है 29.3 ग्राम, ये CO2 प्लस एक्स का मास नहीं है, ये केवल किसका मास है? ये केवल एक्स का मास है. इन दोनों का मिला के मास कितना था? रिएक्टेंट का मास मिला के कितना है बेटा? कितना हो गया? 35.9 ग्राम रिएक्टेंट का मास था. CO2 तो उड़ गई, CO2 उड़ गई बाहर, रिएक्ट वेसल से बाहर उड़ गई, तो बचा केवल ये जो भी सॉलिड था इसके अंदर. तो बोल रहा है आफ्टर रिएक्शन कंटेंट ऑफ रिएक्शन वेसल वेज 29.3 ग्राम. तो ये 29.3 ग्राम एक्स का मास है, जो भी एक्स बना. तो CO2 का मास कितना होगा? इसका मास कितना होगा? तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएं तो रिएक्टेंट का टोटल मास शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास. तो बताइए मास कितना होगा CO2 का? 35.9 ग्राम should be equal to mass of CO2 plus 29.3 ग्राम. तो मास कितना आ गया बेटा CO2 का? 6.6
सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, इधर ले जाएंगे, कर सकते हैं, करिए अपने हाथ से कैलकुलेशन। 9 माइनस 3 6, 35 माइनस 29 6.6 ग्राम। तो इतना CO2 का मास होगा। कौन सा लॉ लगा बेटा हमने, लॉ कौन सा अप्लाई किया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने यहां अप्लाई किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। नेक्स्ट, the following are result of analysis of two samples of same or two different compounds of phosphorus and chlorine। मुझे नहीं पता वो सेम कंपाउंड है या अलग अलग कंपाउंड है, क्योंकि दो टाइप के एटम्स मिलके अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। तो phosphorus and chlorine, from these results decide whether the two samples are from same or different compound। Also state the law which will be obeyed in the following sample। तो कंपाउंड A में फॉस्फोरस का अमाउंट है 1.156 ग्राम और उसी कंपाउंड में क्लोरीन का है 3.971 ग्राम। वहीं कंपाउंड B में फॉस्फोरस का मास है 1.542 ग्राम और उसी कंपाउंड B में क्लोरीन का मास है 5.297 ग्राम। ठीक है, तो हमें चाहिए कि हमें बताना है कि ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है। तो उसके लिए हमें डेफिनेट प्रोपोर्शंस देखना पड़ेगा कि प्रोपोर्शन क्या है। दूसरा लॉ देखना पड़ेगा। तो मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड ए कितना आ रहा है बेटा, 3.971 डिवाइडेड बाय 1.156। डिवाइड करिए, करीब करीब कितना आ रहा है बताइए, करना आता है, कैलकुलेशन करिए। इसको मैं बोल सकता हूं 3971 डिवाइडेड बाय 1156। थ्रीज आ गया करीब, 6 3 18 कैरी 1, 5 3 15 16 कैरी 1, 7 3 1 4 3, 7 minus 8 is 3, 0, 9 minus 4 is 5, 0, 3 point टाइम्स गया, 4 टाइम्स क्या, 4 टाइम्स गया, 6 4 ज़ा 24 कैरी 2, 5 4 ज़ा 26, 10 minus 4 6, करीब करीब 3.43 आएगा, क्या आ रहा है 3.43 करीब कंपाउंड ए में जो दोनों एलिमेंट्स का रेशियो आ रहा है। वही कंपाउंड बी में मास ऑफ क्लोरीन अपॉन मास ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड बी कितना है बेटा, कंपाउंड बी में 5.297 डिवाइडेड बाय 1.542। ठीक है, कितना आ गया ये, कितना आ गया ये, निकालिए। 5297 डिवाइडेड बाय 1542। तीसरा जा रहा है क्या, 3 2 ज़ा 6 और 3 ज़ा 12 कैरी 1 16 कैरी 1 4, 7 minus 6 1, 9 minus 2 7, 12 minus 6 6 0 पॉइंट। अगला 4 ज़ा ही जा रहा है, 5 ज़ा नहीं जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 4 ज़ा 16 कैरी 1, 5 21 कैरी 2 6, ये आया 10 minus 8 2, 10 minus 6 4 5, फिर से 3 ज़ा जा रहा है, तो ये भी करीब करीब 3.43 आ रहा है। मतलब क्या हुआ बेटा इस बात का, दोनों कंपाउंड एक्चुअली सेम होंगे के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो अगर सेम आ रहा है मतलब कंपाउंड सेम है। कौन सा लॉ फॉलो हुआ है यहाँ, सेकेंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो हुआ ना यहाँ पे कि दो अलग अलग प्रोसेस से मिले थे ना ये हमको। एक प्रोसेस से कंपाउंड ए मिला था फॉस्फोरस क्लोरीन का, दूसरी प्रोसेस से कंपाउंड बी मिला था फॉस्फोरस क्लोरीन का। उनमें जो मासेस मिले वो हमने देखा, तो उनका रेशियो क्लोरीन अपॉन फॉस्फोरस का रेशियो दोनों कंपाउंड में सेम आ रहा है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड्स सेम होंगे। तो कौन सा लॉ, लॉ ऑफ
डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन फॉलो हुआ बेटा। यहां पे पढ़ो आगे। तीसरा, 2.5 ml of gaseous hydrocarbon exactly require 12.5 ml of oxygen for complete combustion and produces 7.5 ml of carbon dioxide and 10 ml of water vapor. All the volumes are measured at the same pressure and temperature. Show that the data illustrates Gay-Lussac's law of volume combination. तो क्या हो रहा है, हाइड्रोकार्बन है 2.5 ml का और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है। ऑक्सीजन है 12.5 मिलीलीटर, ये मिलके बन रहे हैं CO2। CO2 बन रहा है कितना ml, 7.5 ml, और वाटर वेपर H2O बन रही है 10 ml। तो बोल रहा है ये जो एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट निकला है, ये गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम, गैशियस वॉल्यूम को प्रूव करता है। इस बात को दिखाइए। तो क्या बोलता है गे-लुसाक लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम? वो बोलता है कि जब गैसेस रिएक्ट करती हैं तो सिंपल रेशियो में रिएक्ट करती है ना, सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करती हैं। तो यहाँ पर 2.5 ml, 12.5 ml, सबसे छोटा नंबर इन चारों में 2.5 ml है। तो सबको डिवाइड कर देता हूं 2.5 से, सबको डिवाइड कर देता हूं 2.5 से, सबको डिवाइड कर देता हूं 2.5 से। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 12.5 अपॉन 2.5 कितना हो गया बेटा, 12.5 अपॉन 2.5 5, ये हो गया कितना हो गया 3, और ये हो गया 4। मतलब हाइड्रोकार्बन इस टू ऑक्सीजन का रेशियो 1:5 है, और फिर CO2 के साथ और ऑक्सीजन के साथ उसका रेशियो 3:4 है। होल नंबर रेशियो आ गया ना। यही तो बोलता था कौन सा लॉ, गैशियस वॉल्यूम, चौथे नंबर का लॉ। क्या बोलता था चौथे नंबर का लॉ, कि gases combine or are produced in chemical reaction, they do so in simple ratio by volume। सिंपल रेशियो, मतलब होल नंबर रेशियो, जैसे 5:8, 3:1, इस रेशियो में आएगा। तो यहां पर इसमें हाइड्रोकार्बन की 1 वॉल्यूम is reacting with 5 volume of oxygen, producing 3 volume of CO2 and 4 volumes of H2। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सब गैसेस हैं, और किस वॉल्यूम के रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, होल नंबर रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो दिस इज प्रूविंग गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। क्लियर है? कल शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे कल, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी और मोल की कहानी शुरू करेंगे। के साथ मोल की कहानी शुरू करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थियरी।